हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा चैप्टर है 9 जंतुओं में जनन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपने पाचन, परिसंचरण एवं श्वसन प्रक्रम के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था। क्या आपको इनके विषय में याद है? ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। आप पौधों में जनन के प्रक्रम के विषय में भी पढ़ चुके हैं। जनन जाति स्पीशीज की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। कल्पना कीजिए कि यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता। आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। आप पिछली कक्षा में पौधों में जनन के विषय में पढ़ ही चुके हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। जनन की विधियाँ। क्या आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है? कुछ जंतुओं के बच्चों के नाम सारणी 9.1 में भरने का प्रयास कीजिए, जैसा कि क्रम संख्या 1 एवं 5 उदाहरण देकर दर्शाए गया है। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों का जन्म होते हुए भी देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि चूजे और इल्ली कैटरपिलर किस प्रकार जन्म लेते हैं? बिलौटे और पिल्ले का जन्म किस प्रकार होता है? क्या आप सोचते हैं कि जन्म से पूर्व ये जीव वैसे दिखाई देते थे जैसे कि वह अब दिखाई देते हैं? आइए पता लगाते हैं। पौधों की ही तरह जंतुओं में भी जनन की 2 विधियाँ होती है। यह है नंबर 1 लैंगिक जनन, नंबर 2 अलैंगिक जनन। जैसा सारणी 9.1 में दिखाया गया है, जंतु मनुष्य संतति शिशु, वैसे ही बिल्ली, कुत्ता, तितली, मुर्गी, कुक्कुट का चूजा, गाय और मेंढक। 9.2 लैंगिक जनन। कक्षा 7 में आपने पौधों में जनन के विषय में पढ़ा था। इसे स्मरण करने का प्रयास कीजिए। आपको याद होगा कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग जो भाग है पार्ट होते हैं। क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हैं? जंतुओं में भी नर एवं मादा में विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं। पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं, जो संलेत होकर युग्मनज बनाते हैं। यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार का जनन, जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। आइए हम मनुष्य में जनन भागों का पता लगाएं तथा जनन प्रक्रम का अध्ययन करें। नर जनन अंग। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका तथा एक शिशन लिंग होते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। चित्र 9.2 को देखिए, जिसमें शुक्राणु का चित्र दिखाया गया है। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग एवं एक पूंछ होती है। क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं? वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। पहेली, शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है? ये एक पहेली का क्वेश्चन है। मादा जनन अंग। मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी, डिंब वाहिनी तथा गर्भाशय होता है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे अंडाणु डिंब कहते हैं। मानव स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। भुजों को पता है कि विभिन्न जंतुओं में अंडे का साइज अलग अलग होता है। अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं, जैसे कि मनुष्य में, अथवा बहुत बड़े भी होते हैं, जैसे मुर्गी के अंडे। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल होता है। निषेचन।
जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का एक संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। क्या आपको जानकारी थी कि एक युग्मनज नए विहष्टि का प्रारंभ है? निषेचन के प्रक्रम में स्त्री के अंडाणु और नर पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता में तथा कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। अपने भाई अथवा बहन को देखिए, यह पहचानने का प्रयास कीजिए कि उनमें कौन से लक्षण माता से और कौन से लक्षण पिताजी से प्राप्त हुए हैं। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। क्या आपने परखनली शिशु के विषय में सुना है? भुजो और पहेली के अध्यापक ने एक बार कक्षा में बताया था कि कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती है क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्थिति में डॉक्टर चिकित्सक ताज़ा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिसमें IVF अथवा इन विट्रो निषेचन, शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या नाम है क्योंकि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। आइए पता लगाइए कि यह किस प्रकार संपन्न होते हैं। क्रियाकलाप 9.1 बसंत अथवा वर्षा ऋतु के समय किसी तालाब अथवा मंद गति से बहते झरने का भ्रमण कीजिए। जल पर तैरते हुए मेढक के अंडों को ढूंढिए। अंडों के रंग तथा साइज को नोट कीजिए। बसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेढक तथा टोड पोखर, तालाब और मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं। जब नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह मेढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते हैं तथा यह अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। जेली की तरह परत अंडों को एक साथ रखती है तथा इनकी सुरक्षा भी करती है। मादा जैसे ही अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंडाकोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार का निषेचन, जिसमें नर एवं मादा युग्मन का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में भी होता है। भुजो, मछली और मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में केवल एक अंडा देती है? ये क्वेश्चन है। यहाँ पे पहेली बोल रही है, यदि यह जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं, सारे अंडों का निषेचन नहीं होता है, वह नया जीव बन जा पाते हैं। इसका कारण यह है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित अनावर्तित होते रहते हैं। तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों का भोजन करते हैं। अतः अंड कोशिकाओं एवं शुक्राणुओं का बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। भुजो कह रहा है कि
एक एकल कोशिका किस प्रकार एक बड़ा जीव बन सकता है? भ्रूण का परिवर्धन निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती है तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती है। इस विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आँख, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्मती है। मुर्गी मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है, परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चों को जन्म देती है? आप जानते ही हैं कि मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती। तब चूजे कैसे जन्म लेते हैं? आइए पता लगाएं। निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और जो वाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती रहती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसे ही सुरक्षित परत है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। आपने मुर्गी को ऊष्मायन के लिए अंडों पर बैठे देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में ही होता है? चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडोत्पत्ति उत्पत्ति होती है। अपने तालाब अथवा झरने में मेढक के अनेक टैडपोल तैरते हुए देखे होंगे। जरायुज एवं अंडपरजक जंतु। हमने जाना कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। निम्न क्रियाकलाप की सहायता से आप इस बात की और अच्छी प्रकार समझ सकेंगे तथा जरायुज और अंडप्रजक में विभेद भी कर सकेंगे। क्रियाकलाप 9.2 मेढक, छिपकली, तितली अथवा शलभ, मुर्गी तथा कौवे अथवा किसी अन्य पक्षी के अंडे का अवलोकन करने का प्रयास कीजिए। क्या आप इन सभी प्राणियों के अंडों का अवलोकन कर पाए हैं? जिन अंडों को आपने एकत्र किया उनके चित्र बनाइए। कुछ जंतुओं के अंडों का अवलोकन करना सरल है क्योंकि उनकी माँ शरीर के बाहर अंडे देती है, परंतु आप गाय, कुत्ता, बिल्ली के अंडे एकत्र नहीं कर सकते। यह इसलिए क्योंकि वह अंडे नहीं देते हैं। इनमें माँ पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देती है। यह जरायुज जंतुओं के उदाहरण हैं। अब क्या आप जरायुज एवं अंडप्रजक जंतुओं के कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं? शिशु से वयस्क। नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि नहीं करते हैं जब तक कि वयस्क नहीं हो जाते हैं। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ सकते हैं। रेशम के कीट के जीवन चक्र का स्मरण कीजिए। अंडा, लार्वा अथवा झिल्ली, प्यूपा, वयस्क, जिसके विषय में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। मेढक इस प्रकार के जंतुओं का अन्य उदाहरण है। मेढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाएं, चरणों का प्रेक्षण कीजिए। हम 3 स्पष्ट अवस्थाएं अथवा चरणों को देख पाते हैं: अंडा, टैडपोल, लार्वा, वयस्क। क्या टैडपोल वयस्क मेढक से भिन्न दिखाई नहीं देते? क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दिन यह टैडपोल वयस्क मेढक बन जाएंगे?
उसी प्रकार रेशम कीट की इल्ली या प्यूपा वयस्क रेशम कीट से बहुत अलग दिखाई पड़ता है। वयस्क में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते हैं। फिर टेडपोल अथवा इल्ली का बाद में क्या होता है? आपने एक सुंदर शलभ को कोकून से बाहर निकलते देखा होगा। टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं? क्या आप सोचते हैं कि हमारा भी कायांतरण होता है? मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं। अलैंगिक जनन। अब तक हमने जो जनन प्रक्रम का अध्ययन उन जंतुओं में पढ़ा जिनसे हम परिचित हैं, परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा एवं सूक्ष्मदर्शी जंतु जैसे कि अमीबा में जनन किस प्रकार होता है? क्या आप उनके प्रजनन करने के ढंग के विषय में जानते हैं? आइए इसका पता लगाइए। हाइड्रा की स्थायी स्लाइड लीजिए। आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस स्लाइड का अध्ययन कीजिए। जनक के शरीर से क्या कुछ उभरी संरचनाएं दिखाई देती है? इन उभरी हुई संरचनाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इनका साइज भी ज्ञात कीजिए। हाइड्रा का चित्र वैसा ही बनाइए जैसा आपको दिखाई देता है। इसकी तुलना चित्र 9.11 से कीजिए। प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित होते नए जीव है जिन्हें मुकुल कहते हैं। स्मरण कीजिए कि ईस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकलने वाले उदर्ध से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को, जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहते हैं। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसीलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। अलैंगिक जनन की अन्य विधि जो अमीबा है में दिखाई देती है। आइए देखिए यह कैसे होता है। आप अमीबा की संरचना के विषय में पढ़ चुके हैं। आपको स्मरण होगा कि अमीबा एक कोशिका होता है। चित्र 9.12 ए, जिसमें केंद्रक के दो भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद कोशिका भी दो भागों में बंट जाती है, जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। चित्र 9.12 सी परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। मुकुलन एवं द्विखंडन है के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां भी है जिनके द्वारा एकल जीव संतति जीवों बढ़ता है। अब यहाँ पर है डॉली की कहानी। क्लोन। किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान विल्मट और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में की। उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम डॉली रखा गया। डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। डॉली की क्लोनिंग करते समय फिन डॉरसेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि से एक कोशिका एकत्र की गई। चित्र 9.13 ए। उसी समय स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव से एक अंड कोशिका भी एकत्र की गई। अंड कोशिका से केंद्रक को हटा दिया गया। तत्पश्चात जिन डॉरसेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका के केंद्रक को स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव की केंद्रक विहीन अंड
कोशिका में स्थापित किया गया। इस प्रकार उत्पन्न अंड कोशिका को स्कॉटिश ब्लैकफेस इव में रोपित किया गया। अंड कोशिका का विकास एवं परिवर्धन सामान्य रूप से हुआ तथा अंततः डॉली का जन्म हुआ। यद्यपि स्कॉटिश ब्लैकफेस इव ने डॉली को जन्म दिया था, परंतु डॉली फिन डॉरसेट भेड़ के समरूप थी, जिससे केंद्रक लिया गया था। क्योंकि स्कॉटफिश ब्लैकफेस इव के केंद्रक को अंडा कोशिका से हटा दिया गया था, अतः डॉली में स्कॉटफिश ब्लैकफेस इव का कोई भी लक्षण परिलक्षित नहीं हुआ। डॉली एक फिन डॉरसेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी, जिसने प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संततियों को जन्म दिया। दुर्भाग्य से फेफड़ों के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 को डॉली की मृत्यु हो गई। डॉली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत तो जन्म से पहले ही मर गए तथा कुछ की जन्म के बाद ही मृत्यु हो गई। क्लोन जो वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियाँ होती है। आपने क्या सीखा? जंतु दो विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं। नंबर 1 लैंगिक जनन, नंबर 2 अलैंगिक जनन। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। अंडाशय, अंडवाहिनी एवं गर्भाशय मादा के जनन अंग है। नर के जनांग विकर्ण जो शुक्राणु, नली एवं शिशन अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे अंडाणु अथवा अंडकोशिका कहते हैं। विकर्ण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे शुक्राणु कहते हैं। अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। यह मनुष्य एवं अन्य जंतु जैसे कि मुर्गी, गाय एवं कुत्ते इत्यादि में होता है। यह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मेढक, मछली, स्टारफिश इत्यादि में दिखाई देता है। युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं तथा भ्रूण बनता है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है, जहां उसकी वृद्धि एवं परिवर्धन होता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें उसके सभी शारीरिक भाग विकसित होकर पहचान योग्य हो जाते हैं तो उसे गर्भ कहते हैं। मनुष्य, गाय एवं कुत्ते जैसे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज जंतु कहते हैं। मुर्गी, मेढक, छिपकली, तितली जैसे जंतु जो अंडे देते हैं अंडप्रज जंतु कहलाते हैं। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को कायांतरण कहलाती है या कायांतरण कहते हैं। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। हाइड्रा में मुकुल द्वारा नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। अमीबा स्वयं 2 भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को द्विखंडन कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको महत्वपूर्ण लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर ले।